हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड, इस देश के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो हमें लास्ट के जो 2 वर्ल्ड कप थे वो याद आ जाते हैं। खास करके लास्ट वर्ल्ड कप, जहां पर आईसीसी भाई साहब की वजह से एक बिना फालतू के नियम को लागू करके और इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया था। बेशक जीता मतलब इतिहास के पन्नों में अगर लिखा जाएगा तो इंग्लैंड को विजेता घोषित लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप कभी किसी पर्सन से बात करेंगे 2019 के वर्ल्ड कप की, तो वो इंग्लैंड के बातें करने के बजाय न्यूजीलैंड की बातें करना ज़्यादा उचित समझेगा, या उसकी मेमोरीज में अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उस गेम को खेला और साथ ही साथ किस तरीके से आफ्टर मैच, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन एरिया में जब उनके जो कैप्टन थे उन्होंने जिस तरीके से अपना एक एटीट्यूड दिखाया, वो उसने सभी लोगों का दिल जीत लिया। तो लोगों को लगता है कि असली जो विनर थे वो न्यूजीलैंड ही थे। ये तो एक खेल के मैदान की बात थी, लेकिन खेल के मैदान के बाहर देश भर में जो कोरोना वायरस से पीड़ित जो देश हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड ने एक जीत अपनी घोषित कर दी है। 27 अप्रैल को उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया कि हमारे यहाँ अभी 2-2.5 महीने से कोई भी एक नया केस नहीं मिला है, इसलिए हम अपने लॉकडाउन को रिवर्स गियर में डाल रहे हैं, मतलब लेवल 4 से लेवल 3 में डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर थी न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जब इस डाटा को देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे कितने कम केसेस देखने में मिले हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। कोरोना वायरस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको सन 1918 में लेकर चलता हूँ, जहां पर H1N1 वायरस का स्प्रेड हुआ था और उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 5 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। ये जो वायरस था H1N1 या फिर स्पेनिश फ्लू जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में लोगों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, खासकर कि किस देश से फैला, कैसे इसका स्प्रेड बढ़ गया, किस किस की कमी है, ये सब जानकारी आज तक सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है क्योंकि 1918 में बहुत सारे देश वर्ल्ड वॉर 1 की जीत का जश्न मना रहे थे और उन्होंने इस महामारी से हुई मौतों पर इतना ज़्यादा मंथन किया ही नहीं कि वो आगे की अपनी कोई स्ट्रेटेजी बना सकें। वहीं एक देश था न्यूजीलैंड, जहां पर जो औसत माना गया डेथ्स का, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा माना गया, और इसी देश के एक नागरिक थे प्रोफेसर जाफरी राइस, जिन्होंने ये जिम्मा उठाया कि मैं अपने इतिहास में हुई गलतियों को, जो 1918 में सरकार की तरफ से या फिर और लोगों की तरफ से जो गलतियां हुई, उनको समराइज करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि हम अगर आने वाले समय में कभी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो या कोई महामारी ऐसे फैले तो वो किस तरीके से इन गलतियों से सीख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, साथ ही साथ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे लेटर्स लिखे जिसमें उन्होंने एक इन्फ्लुएंजा मेमोरियल बनाने की रिक्वेस्ट की कि हमें इस तरीके का एक मेमोरियल बनाना चाहिए जिसको देखकर हम ये याद रख सकें कि हमने अपनी हिस्ट्री में क्या क्या कमियां की और आने वाले समय में उन कमियों को ना दोहराया जाए। लेकिन 2017 में जब सरकार चेंज हुई और जेसिंडा ऑर्डन को वहाँ का न्यू प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया, उन्होंने इस लेटर पर अच्छे से मंथन किया और उनकी इस रिक्वेस्ट को माना, जिसकी वजह से 6 नवंबर 2019 को ये मेमोरियल बनके तैयार हो गया। 1918 के 100 साल बाद भी जब बात होती है तो इस वायरस के कंपैरिजन में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ज़्यादा बात होती है। उसमें क्या कमी रही, कौन देश जीते, कौन देश हारे, किस देश के जीतने के पीछे क्या रीज़न थे, किस देश के हारने के पीछे क्या रीज़न थे, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं होती कि ये वायरस कहाँ से स्प्रेड हुआ, किस वजह से हुआ। 1918 में भी बहुत सारे देश ऐसे थे जो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे कि इनके यहाँ से फैला, जैसे कि आप रूस, चाइना, जर्मनी, स्पेन, ये आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपके यहाँ से फैला या उनके यहाँ से फैला। यही सब उस समय भी चल रहा था और यही आज भी चल रहा है। आज भी आप देखेंगे तो यूएसए चीन से कह रहा है कि तुम्हारी वजह से फैला और चीन मान रहा है कि यूएसए की वजह से फैला। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, अगर इसके पीछे का रीजन ढूंढा जाएगा तो। अगर 1918 की तरह ही रहा कि जब तक ये बीमारी चली तब तक तो लोगों ने उस समय तक ध्यान दिया और उसके बाद भूल गए, उसके पीछे कोई रीजन तलाशने की कोशिश नहीं की गई, तो इसलिए अब देखना ये होगा कि क्या इसके पीछे का रीजन ढूंढा जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट टाइम नोवल कोरोना वायरस के बारे में।
इस वायरस के बारे में 27 अप्रैल को, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, 27 अप्रैल को लेवल 3 का लॉकडाउन अब कर दिया गया लेवल 4 से, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से कोई नया केस देखने को नहीं मिला। तो ये कैसे इस पॉसिबिलिटी पर पहुंचे और किस तरीके से इन्होंने कोरोना वायरस के अगेंस्ट अपनी जंग को लड़ा और जीते, उसको अब हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात इनके जीतने की ये थी कि इन्होंने अपने इतिहास से बहुत सारी चीज़ें सीखी। किस तरीके से 1918 में क्या क्या कमियां की गई गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से, उन सभी को इस बार नहीं दोहराया गया और साथ ही साथ नए मेजर्स लेकर इसको पूरी तरीके से रोक लिया गया। न्यूजीलैंड में अगर इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड पर्सन की बात की जाए तो उसकी रिपोर्ट 28 फरवरी को मिली थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो स्ट्रेटेजी थी, जो एक फाइट थी, वो शुरू कर दी थी। और 19 मार्च को ही इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 के जो लॉकडाउन थे वो शुरू कर दिए थे। लेवल 1 का लॉकडाउन इन्होंने क्या किया कि जो भी इनकी बाउंड्री थी आउटसाइड की, वो पूरी बंद कर दी, ना कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था। लेवल 2 में इन्होंने इनबाउंड ट्रैवल को क्लोज कर दिया, मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में कोई भी पर्सन नहीं जा सकता, कोई भी ट्रैवलिंग नहीं की जा सकती, और अगर होगी भी तो वन साइडेड होगी, मतलब अगर कोई पर्सन एक जगह से जा रहा है तो वो दूसरे सिटी में ही जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो फिर रिटर्न आ जाए। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा काम किया कि एक सिटी से अगर कोई पर्सन दूसरी सिटी में जा रहा है तो वो वहीं पर फिर रहेगा, वापस नहीं आ सकता, एक्सेप्ट कोई इसेंशियल सर्विस वाले, कोई मेडिकल फैसिलिटी वाले, उन लोगों के। उसके बाद 23 मार्च को इन्होंने अपने लेवल 3 के लॉकडाउन को शुरू किया, जिसमें इन्होंने सोशल गैदरिंग को मना कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेजेस, ट्रैवल, इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया। और कुछ ही समय बाद, मतलब ठीक 48 घंटे बाद, इन्होंने लेवल 4 के लॉकडाउन को भी शुरू कर दिया। इतनी जल्दी जल्दी एक्शन लेने की वजह से भी इनका जो जीतने का एक कहना चाहिए जो रेशियो था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि जब 23 मार्च को जब इन्होंने लेवल 3 का लॉकडाउन किया था उस समय पे केवल 100 केसेस थे और एक भी डेथ्स नहीं थी, और 48 ही घंटे बाद इन्होंने तुरंत ही अपने लेवल 4 के लॉकडाउन को शुरू कर दिया। लेवल 4 के लॉकडाउन में क्या था कि कोई भी पर्सन अब अपने घर से बाहर, केवल अगर थोड़ा बहुत टहलना है अपने घर के सामने तो आप टहल सकते हैं, लेकिन किसी से मिलेंगे नहीं, आप केवल अपने परिवार से मिलिए, अपने घर में एंजॉय करिए, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत स्ट्रिक्टली इन सारे नियमों को और साथ ही साथ इस लॉकडाउन को बहुत अच्छे से फॉलो किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर आने वाले केसेस की जो एक नंबर था वो हल्के हल्के डिक्रीज होता गया, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो सक्सेस है कि इन्होंने किस तरीके से अपने जो जीत इन्होंने हासिल की कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। लॉकडाउन तो इन्होंने किया, ये तो इनकी स्ट्रेटजी थी, लेकिन इनके सक्सेस के पीछे क्या क्या रीजन थे, बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीजंस हैं। कहा जाता है कि जिस तरीके की कंडीशन न्यूजीलैंड में है वो और देशों में अप्लाई नहीं की जा सकती। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जो रीजंस हैं उनको अब हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है लोकेशन। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो न्यूजीलैंड के पास का जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उसकी बाउंड्री किसी भी देश से कनेक्ट नहीं हो रही है, जो कि एक रीजन माना जाता है कि वहां पर ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सका वायरस। सेकंड जो इनका रीजन माना जाता है वो है पॉपुलेशन। लोगों का मानना यह है कि क्योंकि इस देश की लोकेशन तो आइसोलेटेड है ही है, साथ ही साथ इस देश की जो पॉपुलेशन है वो भी इतनी कम है कि इस तरीके के नियम, जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए गए, जो लॉकडाउन किए गए, वो यहाँ पे पॉसिबल था, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा नहीं है, इतनी गैदरिंग नहीं होती है वहाँ पर, इसलिए ये भी एक मंत्र माना गया इनकी सक्सेस के पीछे। तीसरा पॉइंट है टेस्टिंग को लेकर। WHO का भी मानना यह है कि न्यूजीलैंड ने जितनी ज़्यादा जो टेस्टिंग की वो और देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इतना ज़्यादा टेस्टिंग की जिसकी वजह से ये वो आइसोलेट कर पाए लोगों को, जो लोग इन्फेक्टेड थे या जिन लोगों में पॉजिटिव मिला या जो लोगों में एक कहा जा सकता है कि प्रोबेबली हो सकते थे वो इसके स्प्रेड के एक थ्रेट, उन लोगों से अलग कर दिया गया। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्टिंग देश करेंगे, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग किसी कंट्री में होगी, वो उतना ही ज़्यादा जान पाएंगे कि जो लोग हैं उन्हें, जो मेन जो स्ट्रीम के लोग हैं उनसे अलग करके उस वायरस की जो एक चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये भी एक रीज़न था इनके सफल होने के पीछे। रीज़न नंबर 4,
फ्यूअर ट्रैवलर। इस देश में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होती है, खास करके चाइना से। और देशों की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवलर नहीं आते हैं, टूरिस्ट नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वायरस का एक खतरा था वो और देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं माना गया, क्योंकि चाइना से तो मेनली था ही था और देशों से भी था जो लोग वहाँ पर इन्फेक्ट होकर आ सकते थे। तो ये भी एक रीज़न माना गया कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए ये भी एक सेफ तरीका था, एक रीज़न था कि इन्हें जल्दी सक्सेस मिल सकी। फिफ्थ पॉइंट, क्विक एंड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। देखिए इन्होंने जो, एक तो आप खुद देखेंगे कि इनके यहाँ जिस तरीके से 28 फरवरी को पहला केस मिला, उसके बाद 19 मार्च को इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 के लॉकडाउन शुरू किए। ठीक 2-3 दिन बाद 23 मार्च को इन्होंने फिर लेवल 3 का लॉकडाउन शुरू किया। उसके ठीक 48 घंटे बाद इन्होंने लेवल 4 का लॉकडाउन शुरू कर दिया। तो ये जो इतना जल्दी एक्शन लिया और साथ ही साथ इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ लिया, मतलब इतना स्ट्रिक्टली इस लॉकडाउन को बनाया कि कोई भी किसी पर्सन से मिल ना सके, किसी भी तरीके से ये चैन टूट जाए और हम अपने यहाँ पर जो पर्सन डिटेक्ट हुए हैं जिन्हें प्रोबेबली हो सकते हैं वो या फिर उससे इन्फेक्टेड हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द सही कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था इनके यहाँ पे ख़त्म करने का, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी एक्शन लिया गया और इतना सही सटीक और स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। ये बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है इनकी सक्सेस के पीछे। अब हमारा है लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, जो कि है क्लियर कम्युनिकेशन। देखिए बहुत बार ये न्यूज़ सामने आई कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक तो यंग हैं, वो उनकी जो एक थिंकिंग है बहुत ही क्लियर, बहुत ही एक क्लियर कम्युनिकेशन रखती हैं आपस में, ऑफिसर्स के बीच में, लोगों के बीच में। बहुत बार उन्होंने फेसबुक लाइव पर आकर लोगों से कम्युनिकेट किया और एकदम रिलैक्स मूड में। जैसे कि मान लो कोई पर्सन आपसे रिलैक्स होकर बात करे तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर कोई खुद ही टेंशन में आके अरे यार कोरोना वायरस की वजह से क्या होगा, अरे यार ये हो जाएगा, इतनी मौतें हो जाएंगी, कैसे आगे का काम होगा, ये कैसे होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन है। और अगर वहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश का मार्च सूट वूट पहन के एकदम पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े हों और इधर उधर 2-3 और लोग, आप जैसे यूएसए वाले केस में देख सकते हैं, ट्रम्प की तो शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ इस वायरस की वजह से। चाइना पे अलग अलग तरीके के वो जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन और इनके कम्युनिकेशन में बहुत अंतर था। इनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर, साफ, मतलब लोगों से जो ये कम्युनिकेट कर रही थी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल फ्रीली कर रही थी, मतलब जैसे कि हम अपने घरों में आपस में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने भी इन पर पूरी तरीके से विश्वास जताया और साथ ही साथ उन्होंने भी उनकी जो कंडीशन थी उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। जैसे कि आप लेवल 4 वाले लॉकडाउन में देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि आप अपने घरों से बाहर निकलें लेकिन बहुत ज़रूरी हो। लेकिन वहाँ के लोगों के अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, आप जब गूगल पे सर्च करें तो वहाँ के लोगों का जब आप रिव्यू देखेंगे तो उनका मानना ये था कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बात कही तो हम लोगों ने तो जाना ही छोड़ दिया। जरूरी था भी या कुछ था, लोग टहलने जाते थे, उन्होंने वो टहलना भी छोड़ दिया कि हम अपने घर पे ही टहल लेंगे, अपने रूफ पर टहल लेंगे, अपने घर में टहल लेंगे या अपने घर पे एंजॉय कर लेंगे। तो उन लोगों का विश्वास अपने प्राइम मिनिस्टर में इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने भी अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई पूरी तरीके से इस वायरस को हराने की, इससे लड़ने की। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो लोग, वहाँ की पॉपुलेशन, ये देश, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसके बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस वायरस को पूरी तरीके से हरा दिया। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से न्यूजीलैंड कोरोना वायरस के ऊपर अपनी विजय एक तरीके से घोषित कर पाया। लेकिन उसके आप अगर इनके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न देखेंगे तो वो ये था कि इन्होंने अपनी हिस्ट्री से सीखा। इनके यहाँ जो पहले कमियां की गई वो इस बार नहीं की गई। तो हम लोगों पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्या हम अपनी हिस्ट्री से कुछ सीख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इस बीमारी के अभी जब तक चल रहा है, जैसे ये ख़त्म हो हम भी भूल जाएं इसके बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ये कभी नहीं पॉसिबल है कि कोई और इन्फेक्शियस वायरस नहीं आएगा, नहीं इजाद होगा और इससे ज़्यादा हो सकता है खतरनाक हो। तो इसलिए हमें भी कुछ इस तरीके के मेजर्स, इस तरीके का मॉड्यूल बनाना होगा कि आने वाले समय में कोई गवर्नमेंट आती है या फिर लोग उन चीज़ों को फॉलो कर सकें कि हम जो अभी गलती कर रहे हैं वो उस समय पे ना हो। तो इसलिए मेरा मानना तो ये है कि हम लोगों को इस तरीके का कोई मॉड्यूल एक इस्टेब्लिश करना चाहिए, एक
पूरी तरीके से ये स्टडी करनी चाहिए कि हमारी गलती कहाँ कहाँ रही, किस स्टेप में क्या गलती रही, उसका मॉड्यूल तैयार किया जाए और लोगों को समझाया जाए कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी इस तरीके का कुछ हो तो हमारी दिमाग की मेमोरी में इतना रहे कि हमने जो पहले किया, हो सकता है हम लोग तब तक जीवित भी ना रहें। अगर ये 100 साल के बाद ये वायरस फैला है तो हो सकता है आने वाले 100 साल में फैले, तो बहुत सारी पॉपुलेशन तो रहेगी नहीं, बहुत जो ज़्यादा जीने वाले होंगे वो ही रहेंगे, उन्हें याद रहेगा। तो इसलिए ये एक मॉडल बनना ज़रूरी है जिससे कि आने वाले समय में ऐसे वायरसेस से लड़ा जा सके आसानी से और सही स्ट्रेटजी अपनाई जा सके। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन हो, किसी प्रकार के किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।